फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी। काफी टाइम हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। एंड द रीजन वाज अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारी चीजें थी जो पेंडिंग थी, जिनको करना था, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वीडियो डिले हो गई। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आई नो आज जो हम डायलॉग डिस्कस करने वाले हैं उस पर बहुत मॉडर्न फिलोसोफर्स ने इस पे क्रिटिसाइज किया है। आई नो बहुत सारी जगहों पर सुकरात ने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं था ये। बट आप अंदाजा ये लगाएं कि क्या दिमाग होंगे वो जिन्होंने उस वक्त जब ह्यूमंस के पास कैलकुलेटर भी नहीं था, उस टाइम पे वो लोग इमॉर्टैलिटी को डिस्कस कर रहे थे, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल को डिस्कस कर रहे थे। मतलब आप सोचे उनकी माइंड की कैपेसिटी क्या थी कि वो लोग उस वक्त में जो, मतलब आज भी, आज के दौर में भी हम अगर किसी को बहुत सिंपल सी चीजें समझाने का वो करें, तजुर्बा करें, तो बड़ी देर में जाकर समझ आती है उनको। बट आप ये देखें कि उस टाइम पे भी वहां के लोग, मतलब उस टाइम के लोग भी कितना ब्रॉड माइंडेड थे, और क्या अजीम दिमाग होंगे वो जिन्होंने ये सोचा कि हटा दो एक टाइम को थियोलॉजीज, हटा दो एक टाइम को सारे रिलीजन, रीजन से प्रूफ करके बताओ कि क्या चीज क्यों हो रही है। रीजन से प्रूफ करके बताओ कि ऐसा क्यों, कोई वजह बताओ। तो बहुत बहुत अजीब हस्तियां थी ये। हाउएवर सुकरात एक बहुत ही तंग कर देने वाला शख्स था। बट फिर भी उस वक्त रीजन को आगे रखना वाज अ करेजियस थिंग। बहुत हिम्मत चाहिए होती है उस टाइम पे, चाहिए होगी उस टाइम पे। इवन आज के टाइम पे भी इस तरह की बातें करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। नहीं बोल सकते इस तरह से। तो खैर, आज का हमारा डायलॉग है फेडो, जिसमें सुकरात ने अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने लास्ट मोमेंट्स पे द इमोर्टैलिटी ऑफ सोल को डिस्कस किया। डायलॉग स्टार्ट होता है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है जेल के अंदर। सुकरात जो है वो, अब बस आज उसका लास्ट डे है, वो अब एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको जहर का प्याला पिलाया जाएगा। बट जब सुकरात के फॉलोवर्स सेबेस, सेमेस और क्राइटो और ये सब जब उससे मिलने के लिए आते हैं, तब भी वो लास्ट मोमेंट पे इंक्वायरी करने को ज्यादा तरजीह देता है, बजाय इसके कि वो अपनी मौत का दुख मनाए। और मौत का दुख वो क्यों नहीं मनाता, उसका रीजन वो अभी इस डायलॉग में देगा। सबसे पहली चीज, सुकरात मतलब जब वो लोग पहुंचते हैं सुकरात से मिलने के लिए, तो सुकरात को जब उसको चेनों से निकाला जाता है, उसके हाथ पांव से चेन उतारी जाती है, तब सुकरात अपने हाथ पांव को जरा मसाज करने लगता है और कहता है द पेन एंड प्लेजर फॉलोज ईच अदर। सिंपल मीनिंग है इसके, पेन जो है ना, वो प्लेजर को फॉलो करता है हमेशा। इस एग्जाम्पल में सिंपल आपको देता हूँ। देखें, एक आदमी, अगर लेट सपोज के एक आदमी जो रेगिस्तान में है और बहुत प्यासा है, बट उसको ये उम्मीद है कि आगे आने वाले 1 या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर उसे कोई चश्मा या कोई नदी या कुछ कोई झील वगैरह या कोई भी पानी, मतलब कोई भी ऐसी जगह दिखेगी उसे जहां पर उसे पानी पीने का मिलेगा। तो और जब वो इंसान वहां पहुंचेगा, पानी पिएगा, उसे एक प्लेजर फील होगा कि अब उसकी प्यास खत्म हो गई, वो और ज्यादा पानी पीने लगेगा। बट वो प्लेजर, उस प्लेजर को उसका पेन फॉलो करेगा, लाजमी करेगा। क्योंकि जब वो पानी पिएगा ना, तब वो ये सोचेगा, यार मैं अभी कुछ टाइम पहले जो जिंदगी गुजार रहा था, जो मैंने सफरिंग की, जो मुझे प्यास लग रही थी, जिस हिसाब से मेरा जिस्म डिहाइड्रेटेड था, अब मैं यहाँ पर आकर मैंने पानी पिया और मैं अब सुकून में हूं। तो बेसिकली जो उसका प्लेजर वो पानी पीने के बाद हासिल करेगा, वो उसके पेन से कनेक्टेड है, जो उसने पहले गुजार लिया, जो पहले उसने सफर कर लिया। तो वो एक हाल सुकरात का था। सुकरात कहता है कि अभी जो मैं मसाज कर रहा हूँ, जिस इससे जो मुझे प्लेजर मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन मुझे मेरा पेन रिमाइंड हो रहा है, जो मैं इतने टाइम से चेंज में था और मेरे हाथों में दर्द था, मैं उनको मसाज नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ
बहुत सारी जो उसकी मोटी चेन्स थी जिनमें वो बंधा हुआ था। तो कहानी आगे बढ़ती है। पेन एंड प्लेजर के बाद सेबेस उससे पूछता है सुकरात से कि सुकरात, तुमने जब तुम जेल में थे तुमने एक नज़म को रिक्रिएट किया। बेसिकली जब सुकरात जेल में था तब उसने एक एसप एक शायर था उस टाइम पे, और वो हमद लिखता था, मतलब गॉड्स के लिए नज़में लिखता था, हम लिखता था। तो उसने अपोलो के लिए भी हम लिखी थी, बट सोक्रेटिस ने वो जो हमद थी उसको अपने लफ्जों में रिक्रिएट करके अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए उस नज़म को रीजनरेट किया। तो उसे बस पूछता है कि तुमने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, तो अभी तुमने अपने लास्ट मोमेंट्स का ऐसा क्यों किया? सुकरात कहता है कि भाई मैंने सिर्फ अपना जो मेरा ख्वाब था मैंने उसको फॉलो किया। मुझे बार बार ख्वाब में यही चीज आती है कि कल्टिवेट दी आर्ट्स को फॉलो करते रहो, आर्ट को प्रैक्टिस करते रहो। अभी तक मेरी नजर में मुझे लगता है कि फिलॉसफी से बेटर कोई आर्ट नहीं है। बट मैंने कल रात दोबारा वो सपना देखा तो मुझे लगा शायद मुझे और भी कोई दूसरा आर्ट जिससे मेरा माइंड क्लियर हो सके मैं उसे फॉलो करूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। बेसिकली सिबिस से ये बात एवेनुस ने पूछी थी, जो कि सुकरात का ही एक फॉलोवर था, उसी का एक स्टूडेंट था। उसने सिबिस से पूछा था कि जब तुम सुकरात से मिलोगे तो उससे लाजमी पूछना कि ये जो हमद उसने रीजनरेट की है सुकरात ने, इसकी वजह क्या है। और इवेनस जो है वो एक इमोशनल इंसान था एथेंस में। सब उसको जानते थे कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपनी हंसी खुशी पर इसको कंट्रोल नहीं रहता, ये बहुत ज्यादा जो है वो अ, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। तो सिब्बैस ने ये सवाल पूछा सुकरात से। सुकरात ने उसका जवाब दिया कि आई वाज जस्ट कल्टिवेटिंग द आर्ट्स, आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग द आर्ट, आई वाज फॉलोइंग द ऑब्लिगेशन। तो ये बात जब होती है तो सुकरात कहता है सिबिस को कि तुम जब इवेनिस के पास जाओगे तो उसे यही बताना कि आर्ट्स को मैंने फॉलो किया, मेरा जो काम था, जो मेरी ऑब्लिगेशन थी, मैंने उससे पूरा किया, और मैं मरने से नहीं डरता। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। इवन इवन आई एम विलिंग टू डाई। मुझे ख्वाहिश है मरने की, और आज वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो सिबिस उसको जवाब देता है, कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इवेनेस तुम्हारी ये बात नहीं मानेगा? तो तुम तो जानते हो कि वो एक इमोशनल पर्सन है और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। और मुझे तो बिल्कुल डाउट है कि जब वो सुनेगा कि तुम अपने मतलब तुम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हो, तुम नहीं रहे हो इस दुनिया में, तो मुझे तो डर है कि कहीं वो अपने आप को हार्म ना करे। तो सुकरात कहता है नहीं, उसको बोलो कि हार्म ना करे वो, बिकॉज इफ ही इज अ ट्रू फिलोसोफर देन ही मस्ट बी विलिंग टू डाई। और खुदकुशी करना तो वैसे ही हराम है, खुदकुशी करना इट्स नॉट लेजिटिमेट। तो सबस कहता है कि खुदकुशी करना क्यों हराम है? सिबिस सवाल पूछता है सुकरात से कि खुदकुशी करना क्यों हराम है, और ये क्यों लेजिटिमेट नहीं या परमिसिबल नहीं है। तो सुकरात कहता है हमने तो मतलब जो हमने थ्योरी जो हमारे मतलब तो हर रिलीजन में ये थ्योरी है ना कि मतलब आप खुदकुशी नहीं कर सकते हो। तो सुकरात भी वही एक थ्योरी पेश करता है, कहता है कि हमारे रिलीजन में भी ये परमिसिबल नहीं है, और लोग भी इसे अच्छा नहीं समझते, बिकॉज ऑफ वी आर अंडर अ पोजेशन ऑफ गॉड। गॉड ने हमें बनाया है, गॉड इज द ऑनर ऑफ आवर लाइफ, और हम जानबूझकर अपनी जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज जान हमारी अपनी नहीं है, जान गॉड की दी हुई है, और हम एक गार्डियन पोस्ट पर हैं, गॉड की सिलेक्टेड पोस्ट, जो गॉड ने हर इंसान को उसके सकत के मुताबिक दी है। और कोई भी इंसान उस पोस्ट को छोड़ नहीं सकता विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड, विच मीन्स कि जब तक आपकी मौत कुदरती तौर पे आप तक ना पहुंचे, आपको मौत की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट परमिसेबल। ये जो है वो हराम है, इन सिंपल वर्डिंग। ये तो देखें हर रिलीजन में है ये चीज के खुदकुशी जो है वो हराम है। खुदकुशी आप नहीं कर सकते हो, और आप अपने आप को हार्म नहीं कर सकते हो। हर रिलीजन में यही एक थ्योरी है,
और फिर जाहिर सी बात है जन्नत और दोजख भी है। अच्छा करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, बुरा करोगे तो बुरी जगह जाओगे। बट सुकरात यहाँ पे कहता है कि वी आर अंडर पोजेशन ऑफ गॉड, मतलब वी आर वी आर प्लेस्ड एट द सिलेक्टेड पोजीशन ऑफ गॉड्स। लाइक गॉड ने, जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे लिए एक सिलेक्टेड पोजीशन डिसाइड की है और उसने हमें उस पोजीशन पे रखा है। उस पोजीशन को हम अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते या उससे आजाद नहीं हो सकते। इवन इवन कुछ केसेस में लोगों के लिए सुसाइड करना ज्यादा आसान होता है रेदर देन कि वो उस पोजीशन को या उस जिम्मेदारी को कैरी करके आगे तक चलते रहें। सुकरात भी यही कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए यह आसान होता है कि वो खुदकुशी कर लें, बट फिर भी खुदकुशी हम नहीं कर सकते, बिकॉज इन सिंपल मीनिंग सुकरात कहता है कि इन सिंपल मीन वी आर स्लेव्स। हम गॉड की मर्जी के बगैर हमें मौत नहीं आ सकती, और जब उसकी मर्जी के बगैर मौत जाहिर है नहीं आनी उसकी मर्जी के बगैर, तो हमें खुद मौत की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस चीज से खुदा नाराज होता है, ये चीज परमिसिबल नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर इफ वी आर अंडर द पोजीशन ऑफ गॉड, if we are placed on selected roles in our life, if these roles has been selected by gods, then why do we have a free will? अगर हम सुसाइड नहीं कर सकते या ये परमिसिबल नहीं है, तो why do we have a free will? है ना? मतलब आई नो ये सवाल मतलब वैसे इतना कोई वो नहीं है, बट फिर भी आपके पास एक फ्री विल है भाई। अब एक इंसान है, या चले एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। कैसे समझाऊं ना भाई, एक इंसान है जो इंतहा से ज्यादा मजबूर है, जिसके पास ना खाने को रोटी है, जिसके पास ना पहनने को कपड़े हैं, जो जिसका नसीब भी बेचारे का खराब चल रहा है, भीख भी मांग रहा है, तो बड़े उससे आ, मतलब बहुत धुतकार भी उसको चीजें मिल रही हैं, बहुत हार्डली उसको कोई भी चीज अवेल करने में बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो ऑफकोर्स उस आदमी के लिए बेटर ऑप्शन ये होगा कि वो सुसाइड कर ले। इन मोस्ट केसेस होता यही है। आप देखें तो जो सुसाइड का रेशियो है वो कहाँ पहुंचा हुआ है कि लोगों के पेपर क्लियर नहीं हो रहे, दे डू सुसाइड। कुछ लोगों की मेंटल कंडीशन थोड़ी सी अगर अनस्टेबल हुई हुई है, दे फाइंड सुसाइड अ बेटर ऑप्शन। और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो सुसाइड कर लेता है, किसी का लव उसको नहीं मिल रहा तो वो सुसाइड कर लेता है। बट इट डिपेंड्स ऑन देयर फ्री विल ना, सुसाइड तो आप अपनी फ्री विल पे ही करते हो ऑफ कोर्स। तो इस या तो अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपके पास फ्री विल ही नहीं है, जो हो रहा है वो सब फिर गॉड की मर्जी से ही हो रहा है, यानी आप सुसाइड भी कर रहे हो तो गॉड की मर्जी से कर रहे हो। और अगर नहीं, और अगर आपके पास फ्री विल है, तो इट मीन्स maybe you are in a position of God, but God gave you the full authority to execute your life as you want. God gave you the authority to select things, to decide things on your own thinking. So we are not slaves ना। हम फिर स्लेव कैसे हुए? अगर हम स्लेव होते बिलफर्ज, अगर मैं अगर कोई चीज बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि ये मेरी फर्मा बरदार रहे, ये मेरा स्लेव रहे, तो मैं उसमें फ्री विल नहीं डालूंगा, मैं उसमें सोचने की सलाहियत नहीं डालूंगा, मैं उसमें रीजन ढूंढने की सलाहियत नहीं डालूंगा, मैं उसमें कोशिश करने की भी सलाहियत नहीं डालूंगा, बिकॉज जो मैं चाहूंगा वो करेगा ना। सो वी आर नॉट स्लेव्स, वी आर बेटर क्रिएशंस ऑफ गॉड। मतलब हम we are already, see, in Islam we are already ashraf al makhluqat na, but according to this argument we are not talking about theologies in this. So अगर हम इस डायलॉग के मुताबिक भी देखें तो we are not slaves, we have a free will, we have the authority to decide, we have the authority to think. God gave us the brain, God gave us the power to
to think, to decide, to execute our plans. But of course, we are under possession and we are not allowed to take our own life. अब इसमें जो मेरा सवाल है वो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इस डायलॉग के अकॉर्डिंग अगर वी आर अंडर पोजेशन ऑफ गॉड, देन व्हाई डू वी हैव अ फ्री विल? हमारे पास फ्री विल क्यों है? सही. अब इसके बाद सिबिस ये कहता है कि सुकरात, क्योंकि बेसिकली अभी पीछे सुकरात ने यही बात बोली ना कि तुम एवेनस को कहना कि वो मुझे फॉलो करे इन दिस अकाउंट ऑफ लाइफ, ही मस्ट बी विलिंग टू डाई. सुसाइड ना करे, अपने आप को हार्म ना करे, अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाए, बट मौत के लिए तैयार रहे, मौत के लिए ख्वाहिश रखे, ख्वाहिश करे कि मुझे जितना जल्दी हो सके मैं मरूं. तो उसके हवाले से सिबस उससे सवाल पूछता है कि अगर अकॉर्डिंग टू यू सोक्रेटिस, अगर हम सुसाइड करना हमारे लिए परमिसिबल नहीं है, अगर सुसाइड करना गॉड को बुरा लगेगा, तो फिर मतलब मौत की चाह रखना खुदा को कैसे पसंद आएगा? ऑफ कोर्स वी आर अंडर अ पोजेशन ऑफ गॉड, हम गॉड की अथॉरिटी में हैं और बिकॉज ऑफ दैट गॉड नहीं चाहेगा कि हम सुसाइड करें. तो गॉड ये क्यों चाहेगा कि हम उसकी बेटर जो बेहतरीन क्रिएशन है वो मरने की ख्वाहिश रखे? तो सुकरात उस पर जवाब देता है कि the one who is in a search of truth is always preparing himself for death. कोई भी इंसान जो हकीकत तलाशने की राह पर निकल पड़ा है, जो फिलोसोफर है, जो क्योंकि वेनस फिलोसोफर था तो वो कहता है जो भी फिलोसोफर है जिसको ट्रू नेचर ऑफ एवरीथिंग जाननी है, वो अपने आप को ना चाहते हुए भी अपने आप को वो मौत के लिए प्रिपेयर ही कर रहा होता है. अब वो वहां पर रीजन ये देता है, a true philosopher is always preparing himself for death, but ordinary people may not perceive that so. Tell me, Simus, is philosopher who is truly and deeply inquiring about the truth is ever pleased to so-called worldly pleasure? अब ये आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, क्योंकि इस तरह के लोग टकराते रहते हैं. तो ये जो ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके बाल कैसे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका हुलिया कैसा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके पास अच्छे जूते हैं नहीं हैं, इनके पास अच्छी एक्सेसरीज हैं नहीं हैं, ये लोगों को कैसे दिख रहे हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज दे आर इंक्वायरिंग अबाउट एवरीथिंग, दे आर इंक्वायरिंग अबाउट ट्रूथ. जो भी इंसान हकीकत जानने की तलाश में है, जो भी इंसान हकीकत को जानने के लिए बहुत पैशन है, वो इन चीजों वो उसके लिए चीजें मायने नहीं रखती. उसको ये सारी चीजें इतना अट्रैक्ट नहीं करती. और सुकरात कहता है कि जाहिर सी बात है, जो इंसान वर्ल्ड से इतना ज्यादा डिस्कनेक्टेड है वो तो ऑलरेडी हाफ डेड है ना. वो तो भाई वो तो पहले से ही मरा है ना. जिसका कोई इंटेंशन ही नहीं है जिंदगी को बेहतरीन करके गुजारने का, जो सिर्फ सोच में पड़ा है, जो सिर्फ रीजन के पीछे दौड़ रहा है, जो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है हर चीज के बारे में, वो अधमरा ही है. जो वो ना इमोशंस जी सकता है, वो अपनी बॉडी पे भी इतना ध्यान नहीं देता है. तो मतलब उसके लिए तो फिर उस तरह से नहीं है ना जिंदगी जैसे आम लोगों के लिए होती है. एंड बिलीव मी, इट्स अ सफरिंग, लिटरली इट्स अ सफरिंग. खैर सुकरात कहता है कि ये तो मतलब इस तरह के लोग तो हाफ डेड हैं, ऑलरेडी हाफ डेड है. फिर सुकरात कहता है कि अब चूंकि एक फिलोसोफर हमेशा सच के लिए भागना होता है, हमेशा सच को लेकर बहुत क्यूरियस होता है, तो हर चीज की ट्रू नेचर जाननी होती है. तो कहता है कि सिबुस तुम मुझे बताओ कि हमारी जो बॉडी है वो नॉलेज अक्वायर करने के लिए हेल्पर है या हिंडर है. यानी कि ये जो हमारी बॉडी है, जो हमारे ह्यूमन सेंसेस हैं, जो जिनसे हम सुनते हैं, बोलते हैं,
लिखते हैं, समझते हैं, समझते नहीं, सॉरी, सुनते हैं, देखते हैं। ये जो हमारी साइट्स हैं, जो ह्यूमन साइट्स हैं, जो हमारी बॉडी है ओवरऑल, ये नॉलेज को, विजडम को हासिल करने के लिए हमारी हेल्पर है या ये रुकावट है? अब सुकरात कहता है नहीं, मतलब ये सुकरात कहता है बेसिकली कि ये जो बॉडी है ये हेल्पर नहीं है, ये हिंडर है। अब देखो बहुत सारी चीजें ना, अब भाई मैं आंखों से कुछ देखता हूँ, कोई चीज मैं आंखों से देख रहा, ठीक है, अब मुझे उसकी ट्रू नेचर नजर नहीं आएगी अपनी आंख से। आंख से मुझे उसका जो एक्सटर्नल पिक्चर है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वही नजर आएगा। जो उसकी रियल नेचर है, जो उसका ट्रू ट्रू पावर है, ट्रू डेप्थ है, ट्रू नेचर जो है चीज का, वो मुझे नजर नहीं आएगी। अब जैसे कि हवा है, हवा को मैं देख नहीं सकता, बट इट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह सुकरात कहता है कि बॉडी जो है वो नॉलेज के लिए हिंडर है, बिकॉज ऑफ आप अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा एहतियात पे रहते हो। आप अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करते हो, आपका लस्ट है, नीड ऑफ सेक्स है, और नीड ऑफ गेटिंग फिट, या आपको खाना खाने की नीड है, आपको नहाने की नीड है, एंड ऑल दीज थिंग्स टू मेंटेन योर बॉडी अकॉर्डिंग टू Socrates. He said all these things are hinder. So Socrates के मुताबिक माइंड जितना बॉडी से डिस्कनेक्टेड होगा, उतना ज्यादा वो अच्छे से लाइफ की या किसी भी चीज की ट्रू नेचर को जान पाएगा। अब अगर आपका दिमाग इसी चीज में अटका रहेगा, यार भूख लग रही है, यार नींद आ रही है, यार सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस आप जो है वो चीज की ट्रू नेचर को नहीं जान पाओगे। तो बॉडी बेसिकली सुकरात के यहाँ बॉडी हेल्पर नहीं है, नॉलेज और विजडम गेन करने के लिए बॉडी इज अ हिंडर। सुकरात कहता है हमारे वर्चुअस सुकरात कहता है हमारे वर्चुअस जो हैं, जो हमारी इनबिल्ट खूबियां होती हैं, जैसे करेज है, बहादुरी है, और बहादुरी है, डर है, सच है, झूठ है, ये सारे हमारे वर्चुअस होते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस वो कहता है ना तो हमारी बॉडी हेल्पफुल है नॉलेज गेन करने के लिए, और ना ही हमारे वर्चुअस। अब उसकी एग्जाम्पल वो क्या देता है, उसके अकॉर्डिंग सोक्रेटिस कहता है इवन आर virtues आर नॉट रिलायबल और fake to seek the truth, which are also not visible but exist. For instance, why people fear death? पहला सवाल चुतरार का, लोग मौत से क्यों डरते हैं? इन द सेंस लाइक ऑर्डिनरी पीपल, आम इंसान मौत से क्यों डरता है? बेसिकली मतलब अब देखें तो मौत को एक इवल चीज समझा जाता है, मतलब एक एक इवल कंसिडर किया जाता है कि डेथ इज एन इवल। लोग डरते हैं मौत से। मौत इज नॉट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। आपको जब अब देखें कैसे समझाऊं, अब देखें आप जितना बॉडी से कनेक्टेड है ना, तो जाहिर है आपको फिर मौत से भी डर लगेगा, और डर आपका एक वर्चू है, सही है, एंड योर वर्चू इज मे बी ड्रिवन बाय अनदर वर्चू, और मे बी इट इज ऑन योर नीड। या तो आपकी जो वर्च्यूज हैं वो या तो किसी डर की बुनियाद पर होता है, या आपकी किसी नीड की बुनियाद पर। फॉर एग्जाम्पल, एक एक सोल्जर जो वॉर पे जाता है जंग लड़ने के लिए, वो जब देखता है कि मेरा जो पूरा बैच है, हम अब जंग हो रही है ना, आमने सामने जंग हो रही है, सामने वाली जो पार्टी है वहां पर फौजी ज्यादा है, और मेरे बैच के ज्यादातर फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, अब मैं अकेला बचा हूं। चाहूं तो मैं यहां से भाग सकता हूं, बट सोल्जर्स डू नॉट रन। क्यों सोल्जर्स क्यों नहीं भागते? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डिसग्रेस।
एक सोल्जर बैटलफील्ड से इसलिए नहीं भागता क्योंकि उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, उसकी कौम उसे धिक्कार देगी, उसकी कौम में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी. So even the courage, even the virtue of that soldier who was fighting, the virtue of him is also driven by the fear. एक डर दूसरे डर पर हावी होता है. सुकरात का कहना यह है, एक डर दूसरे डर पर हावी होता है. सो हाउ कम इज इट पॉसिबल कि हम उसे वर्चू बोले? ये तो डर का एक्सचेंज हुआ ना भाई. एक एक वर्चू को आप दूसरे वर्चू से एक्सचेंज कर रहे हो. योर वन फेयर इज ड्रिवन बाय द ग्रेटर फेयर. सो हाउ डज इट, like, how you can possibly say that it's your original virtue? It's already driven by another one. पता नहीं मैं समझा पाया नहीं समझा पाया हूं. देखें, और सिंपल समझाता हूं. एक आदमी जो फैट है, जिसकी जिस पे बेली फैट भी है, जिस पे डबल चिन भी है, जो बहुत मोटा हो चुका है, जंक फूड खाता है, एक दिन उसको सडनली रियलाइज होता है कि यार मैं बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा हूँ. एंड नाउ पीपल आर नोटिसिंग दिस. इवन माय ऑफिस कोलीग्स, इवन माय फ्रेंड्स, इवन माय फैमिली, एवरीवन इज सेइंग कि यार तुम मोटे हो रहे हो. तो वो आदमी जिम ज्वाइन कर लेता है, अपना हेल्दी डाइट को प्लान करता है, उस डाइट पे कायम भी रहता है, और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, वो अपनी ड्रीम फिजिक को अवेल भी कर लेता है, वो अपनी ड्रीम फिजिक बना भी लेता है. बट यहाँ पर भी उसका एक विर्चू दूसरे विर्चू पर हावी है. एक फेयर दूसरे फेयर पर हावी है, यानी कि उसका एक फेयर ये है, यार आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेट, यार पीपल आर नोटिसिंग मी, आई एम लुकिंग फैट, आई एम लुकिंग अगली. दिस इज वन फेयर. और जो दूसरा उसका फेयर है ना, कि मैं आगे मोटा हो रहा हूं, मैं मतलब फैट चलता ही जा रहा है मेरी बॉडी पे, मैं फिट नहीं हो पा रहा हूं. उसका पहला डर दूसरे डर से ड्रिवन है. वो इसलिए नहीं कर रहा है ये कि यार ये मेरी खुद के लिए अच्छा है, ये मुझे अपने लिए करना है, ये मेरी सोल की जरूरत है, ये मेरी बॉडी की नीड है, मेरा माइंड फ्रेश रहेगा और मैं एक शेप में रहूंगा, मैं एक अच्छा इंसान हूं. वो इसलिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेट, बिकॉज पीपल आर नोटिसिंग. सो इट्स अ फेयर. ओरिजिनल नहीं है वो उसका जो वर्चू है कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे अच्छी फिजिक में रहना चाहिए, उसकी वो विश जो है वो ड्रिवन है ऑलरेडी लोगों के वैलिडेशन से. वो समझ रहा है मेरी बात? देखें, एक इंसान ने जिम ज्वाइन किया, दो इंसान है बिलफर्स. इवेंचुअली तो यही होता है, लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं वो क्यों ज्वाइन करते हैं भाई? सम पीपल नोटिसिंग, people are mocking them, some of them are saying yeah you are getting fat, or maybe in meeting sometime boss even say that यार देखो तो सही, तुम्हारा पेट भरा है. Your family members, your wife, your girlfriend, anyone can say that. So that's why he just joined the gym. Okay, so his fear to not get validated is driving him to go to gym. It's not like he's going to his, भाई मतलब वो अपने लिए नहीं कर रहा ना, वो किसी की चाहत, किसी और की वैलिडेशन से ड्रिवन है ऑलरेडी. आई होप मैं समझा पाया. अच्छा, अब यहाँ पर अब देखो, सुकरात ने सिमेस को ये तो बता दिया है कि देखो भाई, मौत जो है वो एक फिलोसोफर के लिए मौत की ख्वाहिश रखना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी सोल की फॉर्म में आ जाएगा, बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फिर हर चीज की ट्रू नेचर, हर चीज की हकीकत की तरफ आगे बढ़ेगा. उसको बॉडी की नीड की कोई वो नहीं होगी कि यार अब तो बॉडी है ही नहीं ना, तो अब मुझे क्या, ना मुझे सेक्स करने की जरूरत है, ना मुझे कुछ खाने की जरूरत है, ना मुझे सोने की जरूरत है, ना मुझे कोई काम करने की जरूरत है. ऑफ कोर्स मुझे कुछ खाना तो है नहीं. अब वो पता नहीं सोल की क्या नीड होगी, बट बॉडी की तो नीड्स खत्म हो जाएंगी ना. तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, योर माइंड, योर सोल विल बी कनेक्टेड टू द ट्रू नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स, टू द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स. अब यहाँ पर
सिबस एक सवाल यहाँ पर उठाता है, कहता है बट सोक्रेटिस, व्हाट इफ सोल नो लॉन्गर लिव आफ्टर दिस सेपरेशन? डोंट यू थिंक दैट देन दिस आर्गुमेंट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम? सिबस कहता है कि सुकरात, अगर मरने के बाद सोल भी मर जाती है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी जो तुम इतनी बातें कर चुके, जो तुमने इतना सब समझाया, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमने इतना सब जो पीछे बोला। भाई हमें नहीं पता ना, क्या पता बॉडी डिकम्पोज होने के बाद सोल पे डिकम्पोज हो जाती हो, क्या पता सोल का एग्जिस्टेंस भी बॉडी के साथ खत्म हो जाता हो। फिर सोक्रेटिस कहता है यहाँ पर, we have been taught our whole life that there is a life after death and we must be living again in somewhere in another world beneath. अब ये रिलीजियस थ्योरी है, चाहिए ऑफ कोर्स यहाँ पर ये सुकरात की करने वाली बात नहीं थी, ये कोई रीजन नहीं है, यहाँ पर वो थियोलॉजी आ गई बीच में, वही जो एक रिलीजियस थ्योरी है वही है, यहाँ पर कोई रीजन नहीं है। बट सुकरात यहाँ पर एक नई फिलॉसफी इंट्रोड्यूस कराता है, जो बाद में इमैनुअल कांट ने इसको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट में जो है वो डिफाइन भी किया है, वो भी फिर हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो सोक्रेटिस कहता है, सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको अभी बताया वो, फिर कहता है बट लेट्स आर्ग्यू अबाउट द आफ्टर लाइफ विद द हेल्प ऑफ रीजन, नॉट विथ थियोलॉजीज। सुकरात कहता है कि अब हम इस आफ्टर लाइफ को विदाउट थियोलॉजीज, विदाउट रिलीजियस थॉट्स, विदाउट रिलीजियस थ्योरीज, रीजन के बिहाफ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल इमॉर्टल है या मोर्टल है। क्या सोल बॉडी के साथ डिकम्पोज या गायब हो जाती है या शटर हो जाती है, या फिर वो हमेशा के लिए रहती है? सुकरात कहता है कि सबसे पहले तो वो एक प्रिंसिपल कह लें आप इसको, या एक लॉ कह लें, या एक एक फॉर्मेट ऑफ थिंकिंग बोलते हैं, वो एक अप्लाई करता है। सुकरात कहता है कि सिर्फ देखो यूनिवर्स जो है ना वो साइकिल पे ऑपरेट करती है, मतलब साइकिल से ऑपरेट करती है। आप सोते हो तो आपको नींद आती है, ऑपोजिट क्रिएट्स अपोजिट्स, सिंपल थ्योरी है, द अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट। लाइक रात होती है तो दिन होता है, दिन होता है तो रात होती है, या फिर नींद इसलिए आती है क्योंकि हम जागते हैं, या हम जागते इसलिए क्योंकि हम सोकर उठे हैं। सो अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट। तो सुकरात कहता है कि सिर्फ यूनिवर्स जो है वो साइकिल पे ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स में कोई एक प्रोसेस हो और उसका कोई अपोजिट प्रोसेस ना हो। डेथ का लाइफ है, लाइफ का डेथ है, स्लीप का अवेकनिंग है, अवेकनिंग का स्लीप है, इसी तरह दिन का रात और रात का दिन। सो अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट। फिर सुकरात कहता है लेट्स जस्ट फॉर नाउ क्रिएट दिस प्रिंसिपल यूनिवर्सल ऑन एनिमल्स, ऑन ट्रीज, ऑन ह्यूमंस, ऑन एवरीथिंग। अब सुकरात यहां पर कहता है अकॉर्डिंग टू according to the theories, according to the religious theories, हमें ये बताया गया है कि हम दोबारा पैदा होंगे, हम दोबारा पैदा होंगे। मैं बताऊंगा आपको कि ये थियोलॉजिकल असाइड, मतलब थियोलॉजी के, मैं बताऊंगा आपको कि थियोलॉजी से हटके बाद में उसने कैसे डिफाइन किया, बट अभी के लिए आप ये कंसिडर करें। सुकरात कहता है कि हमें जो बचपन से बताया गया कि हम दोबारा जन्म लेंगे, हम दोबारा पैदा होंगे, हम ये करेंगे तो हमारा वो जिस्म होगा, हम वो करेंगे तो हमारा वो जिस्म होगा, बट सोल के बारे में कहीं मेंशन नहीं है। सोल विल एग्जिस्ट फॉर एवर। और हम जाहिर सी बात है, अगर हम दोबारा पैदा होंगे तो इट मीन सोल हमारी कहीं ना कहीं तो सलामत रहेगी। मतलब अगर हम मर भी जाएंगे, हमारी बॉडी डिकम्पोज भी हो जाएगी, तब भी हमारी सोल कहीं ना कहीं सेफ रहेगी, किसी डिवाइन एंटिटी के थ्रू या किसी डिवाइन पावर के थ्रू हमें हमारी सोल को, हमारी एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव किया जाएगा, ताकि हम दोबारा रीबॉर्न हो सकें।
तो सुकरात कहता है देयर मस्ट बी अ जनरेशन ऑफ अपोजिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑफ एनिमल्स, otherwise if there will be only death and will not raise its opposite which is life, then eventually the world will be dead. अब ये बल्कि मैं अभी बताता हूँ आपको इसके बारे में। यहाँ सुकरात ये कहता है कि अभी जैसे हमने देखा कि हर अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट। अगर आप सोओगे तो आपको जागना भी है, अगर आप जाग रहे हो तो आपको सोना है। इसी तरह अगर आप जिंदा हो तो आपको मरना है, आप मरे हो तो आपको जिंदा होना है। तो सुकरात कहता है अगर कोई भी इंसान मतलब अगर सिर्फ अगर यूनिवर्स एज अ साइकिल ऑपरेट ना करे और सिर्फ एक ही मेथड पे चलती रहे, एक ही अपोजिट पे चलती रहे और जनरेशन ऑफ अपोजिट को आगे लेके ना जाए तो ये दुनिया इवेंचुअली खत्म हो जाएगी। एक आदमी जो पैदा हुआ है उसको मरना है, मरने के बाद दोबारा पैदा होना है, ठीक है। बट अगर सिर्फ मरने का ही हो, मतलब अगर यूनिवर्स का साइकिल सिर्फ एक ही मेथड पे चले, सिर्फ एक ही मेथड पे चले और उसका दूसरा ऑपोजिट ना हो तो इवेंचुअली वी ऑल विल बी डेड एंड द यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड विल बी डेड इवेंचुअली। अब कुछ मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े, कुछ लोगों की मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी। मुझे समझ में नहीं आया लोगों ने किस तरह से उसको पढ़ा इस डायलॉग को। अ, लोगों ने जो कमेंटेटर हैं इस डायलॉग के, उन्होंने ये कहा कि सोक्रेटिस वर रॉन्ग हियर, क्योंकि बेसिकली अगर हम जो यूनिवर्स का जो साइकिल वाला पार्ट है इसको अगर साइड भी कर दें तो generations goes through the reproduction. लाइक अगर मैं हूं और मैंने शादी कर ली है एंड आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग and I have reproduced another life already, and after some time before his or her birth I will get dead. It doesn't mean that I cannot reproduce or life will not be reproduced. Of course my child will be in this world, he will live, she will live, but I will not be there. So आसान लफ्जों में मकसद ये है कि इट्स बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो कमेंटेटर्स ने इस डायलॉग पे कमेंट किया इस पार्ट पे स्पेसिफिकली, मॉडर्न फिलोसोफर्स बहुत सारे जो हैं उनका कहना, उनके कमेंट्स ये हैं कि सुकरात यहाँ गलत था। जरूरी नहीं है कि हम मरने के बाद दोबारा, मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि जिस पॉइंट से सुकरात प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि हम मरेंगे तो हमें दोबारा पैदा होना है, अगर हम दोबारा पैदा नहीं होंगे और सिर्फ मरते रहेंगे तो ये दुनिया इवेंचुअली खत्म हो जाएगी। तो वहां पर कमेंटेटर्स ने कहा है कि नहीं, जो बेसिकली जो सर्कल है, जो द साइकिल ऑफ लाइफ है, तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलता है, ना कि इस पे कि तुम मरोगे और वो पैदा होगा, वो मरेगा तो तुम पैदा होगे, इस पे नहीं चल रहा। बट मुझे कंफ्यूजन ये थी कि कमेंटेटर्स को शायद समझ नहीं आया था या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उनका। यहाँ पर बॉडी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बायोलॉजी की बात ही नहीं हुई है। Socrates was not a person who was studying biology. He was a person who was studying philosophy. It was all about metaphysics. यहाँ पर सोल की बात हो रही है. It's the discussion, it's the argument of immortality of soul, not of the body. Reproduction जाहिर है, वो हमें भी पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही होकर नई लाइफ जनरेट होती है, बट हियर ही इज टॉकिंग अबाउट सोल। भाई उसने पहले सुकरात ने यही कहा ना कि आप अगर मर जाओगे तो आपकी बॉडी में तो डिकम्पोज हो जाती है। अब जाहिर सी बात है वो तो मरने के बाद पता चलेगा ना, हमने विटनेस थोड़ी किया है। मे बी आपकी बॉडी डिकम्पोज हो जाए, मे बी आपकी बॉडी गायब हो जाए, बट सोल गायब नहीं होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस थ्योरी वी हैव टू बी समवेयर अगेन। मे बी द फॉर्म वुड बी डिफरेंट बट वी विल बी।
इन एवरी रिलीजन, हर मजहब में ये एक थ्योरी तो है कि वी हैव टू बी बॉर्न अगेन, हमें दोबारा पैदा होना है और हमारे अमाल के हिसाब से हमारी वो जिंदगी डिसाइड होगी कि हम कैसे गुजारेंगे। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये क्रिटिसिज्म वैलिड है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप बीच में ले आओ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है भाई, यहाँ पर मेटाफिजिक्स और सोल की बात हो रही है। तो जी यहाँ पर सुकरात से बेस पे यही कहता है कि लॉ, जो यूनिवर्स है वो अपने एक लॉ पे काम करता है। अपोजिट कम्स फ्रॉम अपोजिट, अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट। तो अगर हम सोते हैं तो हमें जागना है, और अगर हम जाग रहे हैं तो हमें सोना है। विच मीन्स अगर हम जिंदा है तो हमें मरना है, एंड अगर हम मरेंगे तो हमें दोबारा पैदा होना है। विच मीन्स द सोल हैज टू बी देयर एवर, सोल को हमेशा रहना है। जाहिर सी बात है, सोल रहेगी तभी हम दोबारा कहीं ना कहीं जन्म लेंगे ना। सोल इज जस्ट लाइक, सोल इज एक्चुअली, सोल इज अ ड्राइवर एंड द बॉडी इज a vehicle. Our body is vehicle, our body need fuel, our soul doesn't. सोल इज अ ड्राइवर, वो आपकी ड्राइव्स को कंट्रोल करता है, वो आपकी डिजायर्स को कंट्रोल करता है। आपकी जो सोल है वही आपको कंट्रोल करती है ना। अब आपकी अगर सोल आपकी बॉडी से निकल जाएगी तो ऑफ कोर्स यू विल बी डेड, बट सोल कैन नॉट बी। Soul has to be born again. You have to take another uniform. Your soul has to take another body, another vehicle to rule. So basically, Socrates का point यहाँ पर ये था। अब जब यह आर्ग्यूमेंट होने के बावजूद भी सेमेस जो उसके फॉलोवर हैं सुकरात के, वो तब भी नहीं मानते, या यूं कह लो कि उनको कुछ और एविडेंस चाहिए होते हैं, तो वो सुकरात को कहते हैं कि हम अभी भी, हमारा पेट नहीं भरा भाई, हमें और बताओ। हमें यह बताओ कि ये जो तुम कह रहे हो कि सोल मस्ट एग्जिस्ट, सोल को रहना है, सोल इमॉर्टल है, ये कैसे कह सकते हो तुम? ये तो एक थियोलॉजिकल बात हो गई ना, ये तो एक रिलीजियस बात हो गई। ये तो तुम रिलीजियस थ्योरी हमें दोबारा बता रहे हो, वो तो हमें पता है ऑलरेडी। हमें कोई वैलिड रीजन दो जिससे हमें ये हो कि नहीं यार ये ऐसा होगा, हम थोड़ा फिर हम उस पर और ज्यादा रिसर्च करेंगे कि नहीं ऐसा होगा। तब यहाँ पर सोक्रेटिस आता है और कहता है एक अपना कॉन्सेप्ट, द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, विच मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकलेक्शन। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, सुकरात का कहना ये है कि पूरी जिंदगी हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, ये सारी नॉलेज उस नॉलेज का थोड़ा हिस्सा भी नहीं है जो हमने पैदा होने से पहले एक्वायर किए। It's so hard to explain sometimes. There is a concept of recollection. मैं बताता हूँ। For example, in real life, we have the idea of equality, beauty, courage, and fear. But where does these ideas actually come from? हमें खूबसूरती का पता है, हमें इक्वलिटी का पता है, हमें राइट्स का पता है, हमें ड्यूटीज का पता है, हमें विजडम के बारे में पता है, हमें नॉलेज के बारे में पता है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आए कहाँ से? हमें तो ये नहीं पता कि जो जबान हम बोलते हैं ये किसकी इजाद की हुई है, ये बनाई है हमने या कहीं से आई है? लैंग्वेज तो भाई देखें, लैंग्वेज जो है ना वो बॉडी के लिए, सोल सोल हैज नो लैंग्वेज। सोल एनर्जी की उसकी अपनी कोई लैंग्वेज होती होगी, मुझे नहीं पता, बट बॉडी के हमने हमने लैंग्वेजेस बनाई है ना। हर बॉडी दूसरी बॉडी से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का सहारा लेती है, सही, बट वो हमारी अपनी बनाई नहीं है। ये चीजें हमारी अपनी बनाई हुई ना, कपड़े हमने अपने बनाए हैं, ये गैजेट्स हमने सारे अपने खुद बनाए हैं, लैंग्वेज हमने खुद बनाई है। सो ये तो हमारा इंसानों का अपना बनाया हुआ है ना। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस? इन सारी चीजों की रियलिटी क्या है? बेसिकली सुकरात का कहना यह है,
फॉर एग्जाम्पल सुकरात ने एक एग्जाम्पल दी कि अगर दो लकड़ियों को एक साथ रखा जाए तो मे भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो इक्वल नजर आए, मे बी कुछ टाइम के लिए वो इक्वल नजर आए, बट कुछ टाइम बाद जब आप उसको देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। कोई एक आपको स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंस लगेगी, मतलब थोड़ा सा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, बट आपको इक्वलिटी का आइडिया आपके माइंड में क्लियर है। आप भाई हो सकता है इक्वलिटी डिफरेंट हो इन ह्यूमन फॉर्म, आपके देखने में कोई फर्क हो, आपके उसको बैलेंस करने में कोई फर्क हो, मे भी हो सकता है वो इक्वल ना हो, कभी भी ना हो सके, बट आपके दिमाग में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपने पहले से सीखा हुआ है, आपके पैदा होने से पहले। इट मीन्स आपकी सोल ने पहले से कुछ सीखी है चीजें, आपकी सोल ने पहले से चीजें सीखी हुई हैं। खूबसूरती के बारे में दुनिया में आने के बाद हमने खूबसूरती को विटनेस किया है, हमने देखा है, हमें पता है कि खूबसूरती ऐसी होती हो, बट हमें खूबसूरती के मायने कैसे पता? लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज टर्म्स है, मैं बात कर रहा हूं कि ये कोर कॉन्सेप्ट आया कहां से, सच का कॉन्सेप्ट कहां से आया, हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि सच क्या होता है। हमें ये नहीं पता सच आया कहां से, हमें ये पता है खूबसूरती क्या होती है, बट हमें ये नहीं पता खूबसूरती रियल कैसी होती है, खूबसूरती का रियल फॉर्म क्या है, खूबसूरती हकीकत में क्या है। हमें खूबसूरती की एग्जाम्पल्स पता है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इक्वलिटी और ब्यूटी और नॉलेज और विजडम। वी आर नॉट अवेयर ऑफ एक्चुअल फॉर्म्स, विच मीन्स अगर हमारे पास ये नॉलेज हमने पूरी जिंदगी कैरी की है, इस नॉलेज को अगर हमने पूरी जिंदगी सीखा है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास पहले से थे ना। अगर हमने इक्वलिटी के लिए एक स्केल बनाया है, बिलफर्ज इंसान ने एक स्केल बनाया है, उस स्केल की मदद से उसे पता होता है यार ये इंचेस है, ये सेंटीमीटर्स हैं, ये मिलीमीटर्स हैं। उसने अपने अपने आप के समझने के लिए एक मेजरमेंट, सॉरी, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिससे वो ये अंदाजा लगा सकता है भाई ये इंच है, ये 1.5 इंच है, ये 2 इंच है। बट इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट उसको कहाँ से पता चला? उसे कैसे पता कि ये 1 इंच है? उसे कैसे पता कि ये कॉन्सेप्ट, इसको इक्वलिटी बोला जाता है? ही मस्ट हैव लर्न समवेयर एल्स। जब जब वो बॉडी फॉर्म में नहीं था, उसने मे भी हो सकता है ये इंसान ने तब सीखा हो जब वो किसी फॉर्म में नहीं था, जब वो एक सोल था। और ऑफ कोर्स इन रिलीजियस, अगर हम उसको एक रिलीजियस थियोलॉजिकल आइडिया से देखें, तो ऑफ कोर्स हम पैदा होने से पहले बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हमारी सोल को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ये तो आई होप सबको ही पता हो। बट इन द फैकल्टी ऑफ रीजन, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, उसके मुताबिक ये एक तरीका था जिससे सुकरात के अकॉर्डिंग वो कहता है कि हम वहां पहुंच गए कि जिससे हमें पता हो कि सोल डू प्री एग्जिस्ट एंड सोल विल डू पोस्ट एग्जिस्ट, विल पोस्ट एग्जिस्ट। सोल थी, सोल है, सोल रहेगी। बॉडी में बी डिकम्पोज, सोल कैन ऑल्सो change the bodies, soul can change the vehicles, but soul will always exist. सोल सोल रहेगी तो हम दोबारा पैदा होंगे, अगर सोल नहीं होगी तो हम दोबारा पैदा भी नहीं होंगे। बट अब ये आर्ग्यूमेंट फिर सुकरात, जाहिर सी बात है, वो जब उसने प्री एग्जिस्टेंस का बता दिया तो ऑफ कोर्स उससे वो जो यूनिवर्स एक साइकिल पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर सोल प्री एग्जिस्ट करती है तो उसका एक अपोजिट भी क्रिएट होगा, विच मीन्स कि सोल बाद में भी एग्जिस्ट करेगी, सोल आगे भी चलती रहेगी। आई होप मैंने समझाया हो सही से। भाई सुकरात ने जो अभी एक यूनिवर्सल एक लॉ बताया था, क्या अपोजिट क्रिएट अपोजिट। अगर सोल प्री एग्जिस्ट करती है तो सोल पोस्ट एग्जिस्ट भी करेगी। अगर सोल पहले कुछ चीजें सीख कर आई है, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी उसने सीखा है, और और कुछ चीजें अगर सोल पहले कहीं सीख कर आ चुकी है, और तो उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि सोल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट अपोजिट क्रिएट अपोजिट्स, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी
The soul must exist after the death of body. Socrates के according soul is immortal and people must be willing to die. Sorry, not ordinary people, the people who are wise. Actually ना सुकरात क्या करीब सबसे बड़ा वर्च्यू था विजडम. सुकरात कहता है कि बाकी जितने भी वर्च्यूज है ना ये सब किसी ना किसी से ड्राइव होते हैं. लालच कभी डर से ड्राइव होता है, डर कभी लालच से ड्राइव होता है. तो according to Socrates, most of virtues are driven by fear. According to Socrates, virtues could be fake and are not reliable to seek truth. और उसके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन वर्च्यू, सबसे बड़ा वर्च्यू विजडम है. सुकरात कहता है एक समझदार इंसान, एक वाइज इंसान डर के आगे सरेंडर नहीं करता. एक वाइज इंसान रीजन पे बात करता है. एक वाइज इंसान लॉजिक पे बात करता है. एक वाइज इंसान का कोई भी विर्चू किसी भी डर से ड्राइव नहीं होता. सो ये आज था हमारा डायलॉग. इसके बाद जब ये बहस खत्म होती है, सिबेस और सिमेस इस चीज पर एग्री करते हैं कि हाँ नहीं, सुकरात ने जो बताया वो काफी हद तक सही है. और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये डायलॉग ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी बोला गया वो सही है. कॉज एंड इफेक्ट वाला जो पार्ट है ना, दी अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट. देखें बहुत सारी चीजें हैं जिनका अपोजिट नहीं है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका कॉज है इफेक्ट नहीं है. बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका इफेक्ट है जिनका कॉज नहीं है. बिल्कुल अगर आप यहाँ पर एक गिलास रखा हो और ड्यू टू रूम टेम्परेचर वो टूट जाए, या ड्यू टू सम हाई टेम्परेचर वो ग्लास सरवाइव ना कर पाए, तो यहाँ पे कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, क्या कॉज है? कोई कॉज हुआ नहीं भाई. विजुअली आप अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हो तो विजुअली तो कोई कॉज हुआ ही नहीं ना. और अगर आप टेम्परेचर को एज अ कॉज कंसिडर कर रहे हो तो इफेक्ट क्या हुआ? फिर ग्लास सूख गया. अब इसका अपोजिट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. सो इट्स नॉट ऑलवेज अपोजिट कम्स फ्रॉम अपोजिट. इट्स नॉट ऑलवेज. और ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी है ना, इसमें भी एक टाइम ऐसा आता है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट करते करते एक इफेक्ट ऐसा आता है जिसका कॉज नहीं होता, या एक कॉज ऐसा आता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये जो है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट और अपोजिट क्रिएट्स अपोजिट का कई हद तक एक टूल है सच तक पहुंचने के लिए, किसी भी ट्रूथ तक पहुंचने के लिए, बट रिलायबल नहीं. क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाकर अटक जाओगे. किसी कॉज का आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, किसी इफेक्ट का आपको कॉज नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके अपोजिट में कुछ है नहीं. सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक अपोजिट क्रिएट अपोजिट, और इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कॉज हैज इफेक्ट और इफेक्ट हैज कॉज. सो इसके बाद जो है वो सुकरात के पास आदमी आता है वो हेमलॉक लेकर, और उसे कहता है कि भाई ये तुम्हारा हेमलॉक है, इनसे पी लो. सुकरात उसको पीता है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं. जब सुकरात ये पीने लगता है ना, तो सोक्रेटो को कहता है कि मैं जरा नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई औरत गुस्ल दे. ये बड़ी अजीब सी बात है. एंड ये मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स ने ये बात बोली, इस तरह की बकवास बातें बोली है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो सुकरात ने भी मैडम को बाहर निकाल दिया, जबकि उसका बच्चा वहीं था. जब सुकरात के उसके फॉलोअर्स जब उसके पास गए, उससे ये जब आर्गुमेंट शुरू हो रहा था, तब उसने क्राइटो को बोल के सिर्फ अपनी बीवी को बाहर निकाला. बेटा उसका वहीं था. यार ये उसकी नजर में उसका बेटा उसकी बीवी से ज्यादा अक्लमंद था. देख रहे हैं आप. और मरते टाइम पे उसने बोला, क्योंकि एथेंस में ये था ना कि जब भी जैसे मतलब कोई मरता है तो कोई एक खास औरत होती है उस चीज के लिए, वो गुस्सा देती थी, नहलाती थी. तो सुकरात कहता भाई मैं खुद नहा लूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे जिस्म को कोई औरत
करने लायक। अब मे भी हो सकता है भाई वो किसी शर्म की वजह से हो, मे भी हो सकता है वो चाहता है कि चाहता था कि मरने के बाद मेरा कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट कोई औरत ना देखे, मे भी हो सकता है। बट सुकरात और ये जो बड़े बड़े दिमाग थे ना, इन लोगों को भी बड़ी चुन थी, बड़े अजीब अजीब बातें करते थे ये लोग। सो आज का डायलॉग हमारा कंप्लीट होता है, सुकरात ने जहर पी लिया है और बस अब सुकरात अल्लाह मंडी को रवाना हो गए। चलो अल्लाह हाफिज। यार जरा चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक किया करें, मेहनत लगती है भाई। इस वक्त अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, रात के कुछ 3 बज रहे हैं, और वो मैं इसलिए बना रहा हूँ, देखें वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है बिकॉज आई एम लर्निंग समथिंग। द बेस्ट वे टू लर्न इज स्टार्ट टीचिंग। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है ये। आपको कोई चीज समझिए ना भाई, आप समझाना शुरू कर दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए ही कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यू पीपल थिंक। निकलो अब वो पुराने बिलीफ से बाहर। रीजन थोड़ा सा रीजन की तरफ देखो। मुझे पता है हर चीज रीजन नहीं, इमोशंस आर आल्सो थिंग्स। इमोशंस भी कोई चीज है ना भाई, इमोशंस आप रीजन से थोड़ी डिफाइन कर सकते हो, बट रीजन शुड बी देयर। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप इमोशंस पे ही चलो, आपके पास आपकी वो इंस्टिंक्ट्स होने चाहिए, बट देयर शुड आल्सो बी रीजन। ह्यूमन बना, आप ह्यूमन हो क्यों? बिकॉज यू नो द बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड रीजन। अगर आपको इमोशन और रीजन का बैलेंस ही नहीं पता, तो फिर तो यार आपसे बेहतर तो जानवर है ना, अपनी एक फैकल्टी पे जिंदगी गुजारता है। आपके पास दोनों फैकल्टी, आप रीजन पे भी चल सकते हो, आप इमोशन पे भी चल सकते हो। तो ट्राई टू मेक बैलेंस इन देयर। चले अभी एक मुझे शायरी भी याद आ गई है, वो सुनाते हैं, उसके बाद बस फिर अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। बेहतरीन तो है मंजर मगर सब झूठ है, ये चमकता चांद उसका अक्स और समंदर सब झूठ है। दरअसल हकीकत तो कुछ भी नहीं, तू भी नहीं मैं भी नहीं, मामूल है रोजमर्रा वापसी का रास्ता और ये घर सब झूठ है। काफी मरहले गुजरे तो अकल में ये बात आई, काफी मरहले गुजरे तो अकल में ये बात आई, हार जीत बादर या दर बदर सब झूठ है। लफ्जों की हकीकत भी वहमो गुमान खाकी है, लफ्जों की हकीकत भी वहमो गुमान खाकी है। मसलन मद पेश जेर जबर सब झूठ है। अब आगे ना कोई बात आगे ना, देखें लैंग्वेज तो हमने बनाई हुई है, हमने अपने समझने के लिए बनाई हुई है लैंग्वेज, कोई रियलिटी थोड़ी है। लैंग्वेज इंसान ने इंसान के समझने के लिए बनाई है, लैंग्वेज रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो पता नहीं लैंग्वेज है भी नहीं है। क्या सितम होगा जरा गर सब सच हुआ, कि फिर भी तुम सच्चे ही ठहराओगे अगर सब झूठ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफ़िज़।